देश इनसाइट के इस खास राजनीतिक विश्लेषण में स्वागत है। आज हम एक ऐसी केस स्टडी पर बात करने वाले हैं जिसने भारतीय राजनीति के कई पुराने मिथकों को तोड़ दिया है। हम बात कर रहे हैं तमिलनाडु की, जहां एक तमिल सुपरस्टार ने एक बेहद सधी हुई और सुनियोजित रणनीति के जरिए राज्य के 50 साल पुराने राजनीतिक एकाधिकार को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। सिनेमा के रूपाले पर्दे से लेकर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक का यह सफर कोई रातों रात मिला चमत्कार या केवल लोकप्रियता का नतीजा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही बारीकी से रची गई राजनीतिक रणनीति का परिणाम है। तो आइए बिना किसी देरी के इस पूरी प्रक्रिया को डीकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं इस सबसे अहम और चौंकाने वाले आंकड़े से। 108 सीटें 2026 के तमिलनाडु विधानसभा चुनावों का ये वो नतीजा है जिसने अच्छे राजनीतिक विश्लेषकों को हैरत में डाल दिया। अपनी बिल्कुल पहली चुनावी कोशिश में ही तमिलगा वेत्री कड़गम यानी टीवीके ने 234 में से 108 सीटें अपने नाम कर लीं। किसी भी नई पार्टी के लिए, खासकर द्रविड़ राजनीति के इतने मजबूत गढ़ में ऐसा प्रदर्शन करना अपने आप में एक अभूतपूर्व घटना है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक फिल्म स्टार के इमोशनल फैंडम की वजह से हुआ? तो डेटा हमें कुछ और ही कहानी बताता है। जरा इन जनसांख्यिकीय आंकड़ों को देखिए। 18 से 24 साल के युवाओं में से 49% और 25 से 34 साल के 55% युवाओं ने टीवीके के पक्ष में वोट किया है। वहीं अगर हम इसकी तुलना 55 से 65 आयु वर्ग से करें, जहां ये आंकड़ा गिरकर केवल 22% रह जाता है, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। ये जीत महज भावनाओं का ज्वार नहीं थी, बल्कि एक गणितीय निश्चितता थी। ये बदलाव पूरी तरह से युवा वर्ग के कंधों पर लाया गया था। तो आखिर इस राजनीतिक ब्रांड की शुरुआत कहां से हुई? आइए इस सफर के पहले पड़ाव पर नजर डालते हैं। सिनेमा के एक साधारण आइडल से लेकर समाज सुधारक बनने तक की कहानी। देखिए, तमिलनाडु की राजनीति में सिनेमा का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं है। ऐतिहासिक रूप से एमजीआर का मॉडल हमारे सामने है, जिन्होंने अपनी शुरुआती फिल्मों के साधारण गानों में ही अपनी राजनीतिक विचारधारा पिरो दी थी। लेकिन यहां जो आधुनिक अप्रोच अपनाई गई वो बिल्कुल अलग थी। शुरुआत एक विशुद्ध कमर्शियल और रोमांटिक हीरो के तौर पर हुई, और फिर जब एक बार मैसिव स्टारडम हासिल हो गया, तब जाकर फिल्मों में भारी भरकम राजनीतिक पंच डायलॉग्स और जमीनी स्तर के वेलफेयर नेटवर्क को शामिल किया गया। ये एक बहुत ही सोची समझी इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज थी। सिनेमाई पर्दे का एक राजनीतिक हथियार के रूप में कैसे इस्तेमाल हुआ, इसे इस टाइमलाइन से बखूबी समझा जा सकता है। 2014 में आई फिल्म कत्थी को ही ले लीजिए, जिसमें कॉर्पोरेट शोषण पर सीधा प्रहार किया गया। फिर 2017 की मेरसल, जिसने मेडिकल क्षेत्र के भ्रष्टाचार को निशाना बनाया। 2018 की सरकार में चुनावी धांधली का पर्दाफाश किया गया, और अंततः 2026 की जननायकन, जिसमें पूरी तरह से एक भ्रष्टाचार विरोधी नैरेटिव बुना गया। इन ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने बहुत ही चालाकी से जटिल नीतिगत मुद्दों को आम जनता की भावनाओं से जोड़ दिया। और इसी प्रक्रिया के दौरान फिल्मों के कुछ डायलॉग्स ने जनता के बीच एक अलग ही जगह बना ली, जैसे कि ये मशहूर डायलॉग, उसपे थोरोवन किटा उमनुनुम। इसका मतलब है अपने आलोचकों को नजरअंदाज कर शांत रहें और आगे बढ़ें। दिलचस्प बात यह है कि जब फिल्मों की रिलीज रोकने जैसी असल जिंदगी की राजनीतिक रुकावटें सामने आईं, तो पर्दे के ये डायलॉग्स हकीकत से जा मिले। इसी फिक्शन और हकीकत के टकराव ने जनता के मन में एक मजबूत और विद्रोही राजनीतिक छवि को जन्म दिया। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, सिर्फ पर्दे पर डायलॉग बोलने से तो चुनाव नहीं जीते जाते। इसके पीछे दशकों की जमीनी तैयारी थी। आइए उस ग्रासरूट नेटवर्क को समझते हैं। दरअसल एक विशाल फैन बेस को एक सुव्यवस्थित वोट बैंक में कैसे बदला गया, ये इस केस स्टडी का सबसे मास्टर स्ट्रोक है। 2009 में विजय मक्कल इयक्कम यानी वीएमआई का लॉन्च कोई सामान्य कदम नहीं था। राज्य भर में फैले 85,000 से ज्यादा फैन क्लब्स को महज पोस्टर लगाने वाले प्रशंसकों से निकालकर उन्हें फ्री स्टडी सेंटर चलाने और मुफ्त भोजन सेवाओं जैसे सीधे जन कल्याणकारी कामों में लगा दिया गया। बिना किसी शोर शराबे के ये एक राजनीतिक पार्टी की अघोषित नींव रखी जा रही थी। और इस ग्रासरूट नेटवर्क की असली ताकत का अंदाजा 2021 के स्थानीय निकाय चुनावों में लगा। ये एक तरह का क्रूशियल टेस्ट रन था। इस वेलफेयर नेटवर्क ने बहुत ही चुपचाप स्वतंत्र उम्मीदवारों के रूप में चुनाव लड़ा और आश्चर्यजनक रूप से 115 स्थानीय सीटें जीत लीं। जमीन पूरी तरह तैयार हो चुकी थी, और ये एक स्पष्ट संकेत था कि ये ढांचा अब चुनाव जीतने की हैसियत रखता है। इसी जमीनी तैयारी का सीधा और औपचारिक परिणाम हमें 2024 में देखने को मिला, जब तमिलगा वेट्री कड़गम का लॉन्च हुआ। 2 फरवरी 2024 को पार्टी के औपचारिक गठन ने स्थापित द्रविड़ पार्टियों के वर्चस्व को सीधे चुनौती दी। राजनीति में प्रवेश करते ही पार्टी ने अपनी वैचारिक लाइन बिल्कुल स्पष्ट कर दी।
इसके मुख्य स्तंभों में धर्मनिरपेक्ष सामाजिक न्याय, समानता और तमिलनाडु की ऐतिहासिक दो भाषा नीति का समर्थन शामिल था। सबसे अहम बात, दक्षिणपंथी राजनीति और वंशावती राजनीति दोनों का ही पुरजोर विरोध करके पार्टी को एक साफ सुथरे मध्यमार्गी विकल्प के रूप में पेश किया गया। खैर, ये चुनावी सफर इतना भी आसान नहीं था। अभियान के दौरान कई बड़ी चुनौतियां आईं। करूर रैली में हुई दुखद भगदड़ ने पूरे अभियान को झकझोरकर रख दिया था। इसके अलावा राजनीति में उतरने से ठीक पहले आखिरी फिल्म जननायकन को लेकर सेंसर बोर्ड यानी सीबीएफसी के साथ एक लंबी और तीखी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। यहां तक कि फिल्म लीक होने का भी सामना करना पड़ा। लेकिन इन तमाम विवादों के बावजूद अभियान पीछे नहीं हटा, बल्कि इन घटनाओं ने राजनीतिक ध्रुवीकरण को और भी तेज कर दिया। और फिर शुरुआत हुई 2026 के निर्णायक चुनावी महासंग्राम की। जनसांख्यिकी और वादों के इस खेल को समझना बेहद जरूरी है। अगर हम 2026 के चुनावी घोषणा पत्र को देखें तो ये मानो फिल्मों में दिखाए जाने वाले उस मसीहा अवतार का ही एक एक्सटेंशन था। इसमें महिलाओं के लिए हर महीने 2,500 रुपए, बेरोजगार स्नातकों के लिए 10,000 रुपए का भत्ता और सहकारी फसल कर्ज माफी जैसे वादे शामिल थे। वधुओं के लिए सॉवरेन सोने का सिक्का और सबसे अनोखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के लिए एक अलग मंत्रालय बनाने का वादा। इस पूरे मैनिफेस्टो को महिलाओं, किसानों और युवाओं को सटीक रूप से टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया था। और इस सर्जिकल टारगेटिंग का असर जबरदस्त रहा। मतदान के इस डोनट चार्ट पर गौर करें। पूरे 40% महिलाओं ने टीवीके के पक्ष में मतदान किया, जबकि पुरुषों के बीच यह आंकड़ा 31% था। महिलाओं पर केंद्रित वादों ने अपना काम कर दिया था और उनका ये भारी समर्थन इस चुनाव में सबसे बड़ा और निर्णायक कारक बनकर उभरा। सिर्फ जेंडर ही नहीं, भौगोलिक बंटवारे के आंकड़े भी एक दिलचस्प कहानी कहते हैं। जहां 29% ग्रामीण मतदाताओं ने टीवीके पर भरोसा जताया, वहीं 39% शहरी मतदाताओं ने पार्टी का जबरदस्त समर्थन किया। इससे यह साफ हो जाता है कि भ्रष्टाचार विरोधी और एक प्रोग्रेसिव राजनीति के संदेश ने तमिलनाडु के शहरी वर्ग के बीच सबसे गहरी छाप छोड़ी। अब हम इस रणनीतिक सफर के अंतिम परिणाम तक पहुंचते हैं, नई सरकार का गठन और मुख्यमंत्री का पदभार। इस केस स्टडी का सबसे ऐतिहासिक बिंदु यही है, तमिलनाडु के 50 साल के द्विदलीय एकाधिकार का अंत। जहां टीवीके को 108 सीटें मिली, वहीं डीएमके 59 और एआईएडीएमके 47 सीटों पर सिमट कर रह गईं। पेरंबूर और तिरुचिरापल्ली ईस्ट जैसे क्षेत्रों में 50,000 से अधिक वोटों के भारी अंतर से मिली जीत ने यह साबित कर दिया कि यह जनादेश कितना स्पष्ट और निर्णायक था। इसी के साथ कांग्रेस के समर्थन से 7 मई 2026 को नई सरकार ने शपथ ग्रहण कर ली। एक बेहतरीन चुनावी रणनीति से सत्ता तो हासिल कर ली गई, लेकिन अंत में एक बहुत ही अहम और गहरा सवाल खड़ा होता है। क्या सिनेमाई पर्दे पर एक मसीहा होने की ये अचूक स्क्रिप्ट रोजमर्रा के शासन और प्रशासन की उस जटिल वास्तविकता में खरी उतर पाएगी? एक सधी हुई रणनीति के जरिए चुनाव जीतना एक बात है, लेकिन एक बिल्कुल नई पार्टी के साथ पूरे राज्य की प्रशासनिक जिम्मेदारियों का बोझ उठाना एक अलग ही स्तर की चुनौती है। ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि क्या ये नई राजनीतिक व्यवस्था महज दावों से आगे बढ़कर तमिलनाडु को एक जमीनी और असरदार सरकार दे पाएगी। देश इनसाइट के इस विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और तथ्यात्मक केस स्टडीज को समझने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।